Good morning, all of you. So, how are you? All fine? Okay. So, yesterday we talked about structure of liver. Okay. And today we are going to discuss about histology of liver. Okay. So, now listen to me. Sometime I will revise structure of liver. Okay. Again. तो नेक्स्ट, तो जो अपना लिवर है उसकी स्ट्रक्चर का हम दोबारा से रिवाइज देख रहे हैं अगेन, है ना। तो यस्टरडे आपने इसको केयरफुली समझा, लर्न किया, इसको देखा, इसका डायग्राम हमने बना के देखा, ड्रॉ करके देखा ना। तो कोई आई थिंक आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिवर के बारे में ना। फिर भी हम इसके बारे में आई थिंक 5 to 10 मिनट्स हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लिसन टू मी। तो जो अपना लिवर होता है ना, लिवर है ना, लिसन टू माई वर्ड एंड सी माई ड्रॉ टुगेदर। ओके, तो आपका जो लिवर होता है ना, लिवर, जो लिवर होता है ना उसकी फर्स्ट 2 लॉब्स होती हैं, 2 लॉब्स। इट इज लिवर एंड लिवर हैव liver consists 2 lobes. First is right lobe and second is left lobe. Clear? जो फर्स्ट वन आई विल टेल यू, जो अपना लिवर होता है ना, लिवर, उसका जो वेट होता है ना वो 1.2 to 1.5 kg होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। और जो लिवर है जो लिवर है उसकी लिवर मेनली कंसिस्ट 2 लॉब्स, फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज लेफ्ट। तो बहुत जो राइट एंड लेफ्ट लोब है, जो राइट लोब होती है ना वो इन कंपेरिजन टू लेफ्ट लोब लार्ज होती है ना। यू विल सी इट, जो राइट लोब है वो आपको थोड़ी लार्ज शो हो रही है और जो लेफ्ट लोब है वो आपको थोड़ी स्मॉल शो हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, तो जो अपना राइट लोब होता है ना वो अगेन 2 लोब में डिवाइड होता है, अगेन 2 लोब में डिवाइड होता है, फर्स्ट लोब एंड इट इज़ सेकंड लोब। तो जो फर्स्ट लोब है ऊपर वाला उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेट लोब एंड ये जो होता है उसको आप बोलते हैं कॉर्डेट लोब। ठीक है भाई? तो ये अपने राइट लोब की कंप्लीटली बात हुई। क्या कि जो अपना राइट लोब होता है ना वो फर्स्ट पॉइंट, तो जो अपना लेफ्ट लोब है उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा लार्ज होता है। क्लियर? और जो अपना राइट लोब है वो अगेन 2 लोब में डिवाइड होता है, फर्दर स्मॉल सब यूनिट होती हैं, आप उसको बोल सकते हैं फर्स्ट वन क्वाड्रेट एंड सेकंड वन कॉर्डेट, है ना। एंड बिहाइंड द राइट लोब, इट इज योर राइट लोब एंड बिहाइंड या बिलो द जस्ट बिलो द राइट लोब ए ग्रीन कलर बैग लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड, ए ग्रीन कलर बैग लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड कॉल्ड व्हाट इज इट इज गॉल ब्लेडर। व्हाट इज गॉल ब्लेडर, यानी कि पित्ताशय आप जिसको बोलते हैं, तो इट इज योर गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। तो जो गॉल ब्लेडर होता है ना वो राइट लोब के जस्ट बिहाइंड या जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन कलर का एक बैग लाइक सैक होता है। ओके, तो ये अपना कौन है बोलिए? गॉल ब्लेडर है। तो यहाँ पर ना ये जो गॉल ब्लेडर है यहाँ पर आपका इन्फीरियर वेना केवा भी प्रेजेंट होता है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको उसको फॉरगेट कर गया था, इसके पॉइंट मिस हो गया था। अब आप इसको देख लेना, जो आपका राइट लोब होता है ना तो वहाँ यहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा होता है। वेना केवा, यू नो अबाउट वेना केवा? वेना केवा जो आपके जो लार्ज वेन होती है ना जो अपने इम्प्योर ब्लड को कैरी आउट करती है ना, ऑर्गन्स टू हार्ट, है ना। ये भी एक मैकेनिज्म होता है कि जो अपनी वेंस होती है ना वो इम्प्योर ब्लड को कैरी आउट कैसे करती हैं? ऑर्गन्स टू हार्ट करती हैं। और जो अपनी आर्टरी होती हैं वो हार्ट टू ऑर्गन से करती हैं, है ना। समझ गए? ये सिस्टम होता है इनका। तो यहाँ पर ये इन्फीरियर वेना केवा भी प्रेजेंट होता है। ये आपका ग्रीन कलर का क्या होता है बोलिए? गॉल ब्लेडर होता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो अपने लॉब वगैरह की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मोस्टली ट्यूब्स की, है ना, ट्यूब्स की। तो ट्यूब्स के बारे में आप लिसन टू मी। ये आपके दोनों लॉब हैं, ये इट इज़ राइट लॉब एंड इट इज़ लेफ्ट लॉब। तो राइट एंड लेफ्ट लॉब व्हेन कंसिस्ट
सॉरी बहन जॉइन है ना या अटैच, इट्स कॉल्ड, इट इज़ हेपेटिक आर्टरी। लिसन टू मी, जब आपकी कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, स्पेशली यदि आपकी लॉब से चल के आए तो आप उसको हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं। और ये व्हेन योर हेपेटिक आर्टरी, बोथ ऑफ हेपेटिक आर्टरी व्हेन जॉइन ईच अदर कॉल्ड कॉमन हेपेटिक आर्टरी। नाउ इट्स कॉल्ड कॉमन हेपेटिक आर्टरी। यू सी इट इज़ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, है ना। तो ये जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी होती है ना, व्हेन कॉमन हेपेटिक आर्टरी जॉइन द सिस्टिक डक्ट, इट इज सिस्ट डक्ट, है ना। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो ट्यूब चलती है ना उसे आप सिस्ट डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट है जो आपके गॉल ब्लैडर से अटैच होती है ना। तो आपकी ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, सॉरी ये आर्टरी क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है। चलिए, ये हेपेटिक आर्टरी नहीं है भाई, ये हेपेटिक वेसल्स है या ट्यूब, इसको डक्ट में इसको बोल सकते हो ना। चलिए, तो हेपेटिक डक्ट हुई और फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हुई। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होती है ना, जब आपकी सिस्टिक डक्ट से जॉइन करती है तो ये इट्स कॉल्ड नाउ, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन वाइल डक्ट। क्या है ये? कॉमन वाइल डक्ट, CVD इसको आप बोल सकते हैं ना। क्या है कॉमन वाइल डक्ट? व्हेन योर कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आर जॉइन ईच अदर, ठीक है। नाउ इट्स कॉल्ड कॉमन वाइल डक्ट एंड योर इट इज़ योर ड्यूडेनम, ठीक है। और जो आपकी इन द बिटवीन ड्यूडेनम, you know, pancreas are found here, it is pancreas and it is pancreatic duct, which carry out pancreas juice। तो ये जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट होती है ना, व्हेन योर कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज या जॉइन पैनक्रियाटिक डक्ट, इट्स नाउ कॉल्ड हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। तो व्हाट इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट? व्हेन योर कॉमन बाइल डक्ट आर फ्यूज या जॉइन विद पैनक्रियाटिक डक्ट, इट्स कॉल्ड नाउ हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट विच रेगुलेट बाई ए वॉल्व या गार्डेड बाई ए वॉल्व विच कॉल्ड मोस्ट वन ओडाई स्फिंक्टर, है ना। या आप कह सकते हैं इट्स लीड्स ओपन इनटू ड्यूडेनम बाय द हेल्प ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ ओडाई स्फिंक्टर। तो इट इज़ योर ओडाई स्फिंक्टर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, ओडाई स्फिंक्टर। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिवर है। एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए, अगेन देखिए, इसको डायग्राम को मैच कीजिए और इसको देखिए। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम। You remaining 1 minute, 1 minute only. You read it carefully. And one point miss, you know, योर बोथ जो लॉब्स है ना वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के माध्यम से सेपरेट होती हैं, है ना। तो इट इज़ हियर योर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इट इज़ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ओके।
I think you clear all your concept about this topic. You have no doubt. If you have any doubt, ask me on comment box. Okay, I will reply. Next. So now we are going to talk about histology of liver. Okay, histology of liver. हमने इसको नोट डाउन कर लिया था लिवर की हिस्टोलॉजी को. अब हम इसको डायग्राम के हेल्प से हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसको समझते हैं कि अपने जो भी कंसेप्ट उनको क्लियर करते हैं. तो लिसन टू मी. जो आपका लिवर होता है ना, लिवर, वो लिवर का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो मैनी नंबर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल से होता है ना. किससे होता है बोलिए? हेपेटिक लोब्यूल से. और हेपेटिक लोब्यूल जो होता है ना, वो एक प्रकार का हेक्सागोनल होता है. हेक्सागोनल शेप में होता है हेपेटिक लोब्यूल्स. एंड लिवर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो आपका क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल्स होता है. तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ ए हेपेटिक लोब्यूल्स. तो सी हियर, it is a hexagonal hepatic lobules. This represents for you a hepatic lobules, है ना. जो हेपेटिक आप जो लिवर होता है ना, लिवर, उस आपके लिवर में मैनी नंबर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स आर प्रेजेंट एंड कंप्लीट फॉर्मेशन ए लिवर. ओके, तो हेपेटिक लोब्यूल्स जो है वो अपने लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. वाई बी कॉल्ड इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? बिकॉज जो आपका हेपेटिक लोब्यूल्स है वो कंप्लीट लिवर का स्ट्रक्चर फॉर्म आउट करता है. एंड जो इसका फंक्शन होता है, मेनली जो फंक्शन होते हैं लिवर के, उनको भी ये क्या करता है? एक्ट करता है. किसको? कौन? हेपेटिक लोब्यूल्स. ठीक है. सो इट्स बी कॉल्ड बी नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, फर्स्ट क्वेश्चन, हेपेटिक लोब्यूल्स एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर होता है और हेपेटिक लोब्यूल्स का पे जो कवर होता है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हेपेटिक लोब्यूल्स का जो ये कवर है, ये कवर होता है गिल्सन्स कैप्सूल. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आस्क इन मैनी टाइम इन कंपटीशन एग्जाम, है ना. द कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स. तो क्या नाम है बोलिए? हेपेटिक लोब्यूल्स का जो कवर है उसका क्या नाम होता है बोलिए? गिल्सन्स कैप्सूल. क्या होता है बोलिए? गिल्सन्स कैप्सूल. तो इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना. तो द हेपेटिक लोब्यूल्स कवर बाय गिल्सन्स कैप्सूल, है ना. इट इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स हेपेटिक, मैमल्स लिवर. जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स, ओनली ऑन मैमल्स के लिवर पर ही ये कवरिंग होती है गिल्सन्स कैप्सूल. अदरवाइज कोई और जो होता है ना, किसी भी एनिमल के लिवर पर ये गिल्सन्स कैप्सूल नहीं होता. यू नो अबाउट मैमल्स, है ना. यू नो अबाउट मैमल, यू हियर. हाँ, आई विल टेल यू. जो मैमल्स होते हैं ना, वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने चाइल्ड को ना ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं ना. जो भी अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं ना, हम उन सभी को मैमल्स बोलते हैं ना. क्या बोलते हैं बोलिए? मैमल्स, है ना. ओके. आपने बेट देखिए, बेट, BET, बैट मीन्स चमगादड़, है ना, चमगादड़. तो बैट भी क्या है? एक प्रकार का मैमल्स है, हमारे अंदर है. हाँ, मतलब हमारी कैटेगरी का है. और आपने व्हेल, विल्यू व्हेल, तो विल्यू व्हेल जो क्या है, वो भी एक प्रकार का मैमल्स है. सील, वो भी एक प्रकार का मैमल्स है. ठीक है, जो अपने बच्चों को क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं. चलिए, तो मैमल्स के लिवर का ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन पर एक कवर होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं ना. जो मैं आपको डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो डायग्राम का प्रत्येक पॉइंट आपके नोट्सों में नोट डाउन किया हुआ है. ठीक है, सुनिए. फर्स्ट पॉइंट,
जो आपका लिवर है वो बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो हेपेटिक लोब्यूल्स को आप उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं। एम आई राइट और नोट बोलिए। तो हेपेटिक लोब्यूल्स पे जो कवर होता है ना, वो उसे आप गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? गिल्सन्स कैप्सूल। नेक्स्ट, अब जो ये अब नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स। द एंगल ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स, ये आपको हेपेटिक लोब्यूल्स दिख रहा है, इसके आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं। एंगल, ये जो एंगल्स होता है ना, हम इसको ना पोर्टल ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टल ट्राइड। अब एक क्वेश्चन, वाई वी कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर पोर्टल ट्राइड? हम इसको पोर्टल ट्राइड क्यों बोलते हैं? इसका एक ऑथेंटिक रीजन है। लिसन टू मी, सुनिए। जो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है उसके एंगल को हम पोर्टल ट्राइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये पोर्टल ट्राइड क्यों बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, सुनिए। तो जो ये होता है ना, इसमें 3 टाइप वेसल्स होती हैं, 3 वेसल्स है ना, या 3 डक्ट। फर्स्ट इज, यू सी हियर, इट इज हेपेटिक वेन, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, हेपेटिक वेन। इट इज हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी सेकंड। और थर्ड होती है हेपेटिक डक्ट यानी कि बाइल डक्ट, ठीक है। तो यू सी हेयर क्लियरली, यू फाइंड ए एंगल ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स, 3 टाइप वेसल्स आर फाउंड, सो इट्स बी कॉल्ड या इट्स बी नोन एज पोर्टल ट्राइड। तो आई विल नोट डाउन, मैं आपको करता हूँ, लेवल इसको करता हूँ। ये है आपकी हेपेटिक वेन, ओके। ये है आपकी हेपेटिक आर्टरी, और ये होती है आपकी वाइल डक्ट। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ना, तीनों ट्यूब हैं, वो मिलकर बनाती हैं क्या? पोर्टल ट्राइड। क्या बोलिए? पोर्टल ट्राइड। तो आर यू गेटिंग what is the portal tride? The angle of hepatic lobules, the angles of hepatic lobules consist mainly 3 duct. First is hepatic hepatic vein, second is bile duct, and third is hepatic artery. So it's be known as portal tride. क्या बोल सकते हैं आप इसको? पोर्टल ट्राइड बोल सकते हैं। बोलिए, बोल सकते नहीं बोल सकते, बताओ मुझे। आप इसको पोर्टल ट्राइड कह सकते हैं ना। ट्राइड मीन्स क्या है? ट्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रक्चर या ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज हेपेटिक वेन, सेकंड इज बाइल डक्ट, एंड थर्ड इज हेपेटिक आर्टरी। सो इट्स बी नोन एज पोर्टल ट्राइड, ओके, कंप्लीट। तो ये जो आपके जितनी भी और ये जो एंगल्स हैं, ये सब, ये ऑल आर पोर्टल ट्राइड। नेक्स्ट पॉइंट, इन द सेंटर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स, ये टोटल हेपेटिक लोब्यूल्स है, इसका जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है ना, इन द सेंट्रल ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स ये सेंट्रल वेन आर फाउंड। तो इट इज सेंट्रल वेन, ये सेंट्रल वेन है भाई, इसको आप बोलते हैं सेंट्रल वेन, जो टोटल इम्प्योर ब्लड को कैरी आउट करती है। तो हेपेटिक लोब्यूल्स का जो सेंटर पार्ट होता है, हेपेटिक लोब्यूल्स का जो सेंटर पार्ट होता है, वहाँ पर एक वेन प्रेजेंट होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सेंट्रल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? सेंट्रल वेन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हेपेटिक लोब्यूल्स में न्यूमरस ऑफ हेपेटोसाइट्स आर प्रेजेंट। हेपेटोसाइट्स मीन्स हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स, दे अरेंज रेडियल जस्ट लाइक दिस। रेडियल अरेंजमेंट होता है आपकी हेपेटोसाइट्स का। ये देखिए, मैंने हेपेटोसाइट्स को रेडियल टाइप से अरेंजमेंट कर दिया है। यू सी इट क्लियरली। आपका डायग्राम भी बहुत क्लीन होता हुआ जा रहा है, एक इंटरेस्टिंग। तो जो हेपेटोसाइट्स है ना,
वो कैसे अरेंज होती हैं आपके हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में? आप बोलेंगे सर ये ना रेडियल अरेंज होती हैं। कैसी होती हैं? रेडियल टाइप से अरेंज होती हैं। तो मैंने रेडियल टाइप से इनको अरेंज भी कर दिया है आपकी हेपेटोसाइट्स को। चलिए भाई, तो ये हैं आपकी हेपेटोसाइट्स। इसका लेवल कर दूं मैं, ये हैं हेपेटोसाइट्स जो कि रेडियली अरेंज होती हैं आपके हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में, रेडियली अरेंज होती हैं। आप देख पा रहे हैं इसको, ये हेपेटोसाइट्स हैं ना। तो ये जो हेपेटोसाइट्स है ना, इनके नियर जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, इस गैप का नाम होता है इम्पोर्टेंट साइनोसोइड्स। क्या नाम है? साइनोसोइड्स। एंड साइनोसोइड्स की जो बॉल्स होती है ना, साइनोसोइड्स की जो बॉल्स होती हैं, दे कंटेन ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स विच नोन एज क्या? कुप्फर सेल। इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ये कुप्फर सेल्स। कुप्फर सेल, इट इज इंपॉर्टेंट सेल कुप्फर सेल। तो कुप्फर वेयर इज प्रेजेंट कुप्फर सेल? यू टेल कि जो अपनी जो हेपेटोसाइट्स जो सेल है वो रेडियली अरेंज होती हैं अपने हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में। बोलिए एम आई राइट और नॉट, है ना? तो जो ये हेपेटोसाइट्स है ना, इनके नियर एक साइनोसोइड साइट प्रेजेंट, एंड साइनोसोइड्स की जो बॉल्स होती है ना, उनमें कुप्फर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो कुप्फर सेल होती है ना, वो एक प्रकार से फैगोसाइट टाइप की सेल होती हैं। इन कुप्फर सेल्स का नेचर कैसा होता है? आप बोलेंगे सर फैगोसाइट होता है। कैसा होता है? फैगोसाइट होता है। अब क्या मीन्स है फैगोसाइट का? सुनिए, फैगोसाइट का मीन्स क्या होता है? फैगोसाइट ए टाइप ऑफ सेल विच इंगल्फ एनी हार्मफुल सब्सटेंस, या हार्मफुल सब्सटेंस या एनी सेल्स, किसी भी सेल्स को यदि वो इंगल्फ कर दें, उसको किल कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो हम उस टाइप की सेल्स को बोलते हैं एक प्रकार श्री राम फैगोसाइट सेल। क्या बोलते हैं आप उसको? फैगो। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ फैगोसाइट सेल, आपका आंसर क्या होगा सर? सर फैगोसाइट सेल ए टाइप ऑफ सेल विच किल एनी बैक्टीरिया, वायरस या एनी सेल, या किसी भी सेल को वो डिस्ट्रॉय कर दे, हम उसको फैगोसाइट सेल बोलते हैं। तो अपनी जो कुप्फर सेल्स है ना, वो भी एक टाइप से फैगोसाइट सेल है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है इस लिवर के अंदर? ये क्वेश्चन नीट में पूछा, दिस क्वेश्चन बाज आज नीट एग्जाम। क्या टाइप से क्वेश्चन था कि वेयर प्रेजेंट कुप्फर सेल, वेयर प्रेजेंट कुप्फर सेल। अब आपको जो आंसर है वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आपके ऑप्शन थे, बोलिए आप, मुझे बोलना है, आपको नहीं बोलना। आपके देखो क्वेश्चन क्या था कि वेयर प्रेजेंट कुप्फर सेल, ऑप्शन थे लिवर, बी ऑप्शन था स्टमक, सी ऑप्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी ऑप्शन था हार्ट। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, क्योंकि है ना बी स्टडी हेयर नाउ कि भाई जो अपनी कुप्फर सेल्स होती हैं ना, वो साइनोसोइड्स में प्रेजेंट होती हैं। अब सुनिए, यदि आपके ऑप्शन में यकृत ना होकर साइनोसोइड्स आ जाए, तब आपका ऑप्शन साइनोसोइड्स रहेगा ना, राइट? ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुप्फर सेल एक प्रकार की फैगोसाइट सेल है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? साइनोसोइड्स में, यानी कि लिवर में। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो भी आपकी आरबीसी होती है, सुनिए, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डे हो जाए, 120 डेज होता है। बोलिए होता है नहीं होता? तो जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये क्या होती हैं? मृत हो जाती हैं, है ना, किल हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो जब ये मृत होती हैं ना, ये जब किल होती हैं, कौन? आरबीसी या डिस्ट्रॉय होती हैं, या इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है, तो कुप्फर सेल क्या करती है? देखिए कुप्फर सेल क्या करती हैं, आरबीसी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। यू हियर अबाउट इट, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ना,
वो आरबीसी के इनसाइड प्रेजेंट होता है, जो एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। वाई वी कॉल दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट? यू नो दिस रीजन? आई नो यू डोंट नो अबाउट दिस, ओके, आई विल टेल यू। जो हीमोग्लोबिन है ना, उसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक ऑथेंटिक रीजन क्या होता है, लिसन टू मी। जो आपकी ऑक्सीजन होती है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन को बाइंड करता है कौन, बोलिए? हीमोग्लोबिन तो बाइंड करता है। और हीमोग्लोबिन जब आपकी ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपका जो O2 है, आपकी होल बॉडी या टोटल सेल में जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में करता है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को आपके माइटोकॉन्ड्रिया या टिश्यूज में रिलीज कर देता है, और बदले में वो क्या वापस क्या लेता है भाई, जो CO2 लेता है। मैंने आपको एक बार एक कंसेप्ट के बारे में बात की थी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि जो O2 होती है वो जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है तो वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके लिए आपके लिए क्या बनाती है, दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है। एक तो क्या, ATP, क्या बनाती है, ATP, और एक क्या बनाती है बोलो, CO2, ठीक है। तो आपके O2 को कैरी आउट किसने किया था भाई, मतलब लंग से कैरी आउट किसने किया था? आरबीसी ने, और आरबीसी में स्पेशल हीमोग्लोबिन ने। तो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है लंग्स टू ऑर्गन्स। और जब ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है तो क्या, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2, और वो CO2 अगेन इस हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है और एक प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये क्या, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में उस CO2 को ऑर्गन्स टू कहाँ, लंग्स में, और वहाँ पे पुल कर देता है और उसको एक्सक्रीट करवाता है। तो आपके मोस्टली रेस्पिरेशन में हेल्प कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। सो इट्स वी कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। लिसन टू मी अगेन। तो जो आपकी कुप्फड़ सेल होती है ना, तो हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो एक प्रोटीन है, इसका तो हम डाइजेशन कर देते हैं, लेकिन जो हीम होता है ना वो आयरन है। कौन है, आयरन। आयरन जो मेटल है ना वो होता है हीम। तो कुप्फड़ सेल इस आरबीसी के हीम पार्ट को, इस आरबीसी के हीम पार्ट को 2 प्रोडक्ट में कन्वर्टेड कर देती है, एक बिलिरुबिन एंड एक बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देती है कुप्फड़ सेल, किसको ब्रेक डाउन करके, आरबीसी के हीम पार्ट को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करती है, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और ये बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन है ना, इनको आप बाइल पिगमेंट के नाम से जानते हैं। वही बाइल जो आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, उस बाइल में इसको क्या है, हम स्टोर कर मतलब डाल देते हैं, है ना। और ये क्या है, हमारे यूरिन को, हमारे स्टूल को, स्टूल जानते हैं, फीसेज यानी कि वेस्ट मटेरियल, मल जिसको आप कहते हैं देसी भाषा में, तो उसको ना ये येलो कलर प्रोवाइड करता है बिलिरुबिन। और यदि बिलिरुबिन की क्वांटिटी एक्सेस हो जाए आपके ब्लड वेसल्स में तो आपको जॉइंडिस रोग हो जाता है। जॉइंडिस डिजीज है ना, जॉइंडिस डिजीज के बारे में आप जानते हैं, पीलिया जिसको बोलते हैं। तो ये जॉइंडिस होता है ना, एक्सेसिव क्वांटिटी में आपकी ब्लड वेसल्स में यदि बिलिरुबिन की हो जाए, मतलब बिलिरुबिन यदि एक्सेस हो जाए आपकी ब्लड वेसल्स में, तो एक आपको डिजीज हो जाती है जिसमें आपके पेल येलो कलर हो जाता है, जैसे स्किन है, आई है, टंग है, तो उसको हम जॉइंडिस बोलते हैं। तो जॉइंडिस इसी के कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण। कहाँ से प्रोडक्शन होता है इसका, बोलिए? इसका प्रोडक्शन कौन करता है, कुप्फड़ सेल करती हैं। कैसे, आरबीसी का जो हीम पार्ट है ना उसको ब्रेक डाउन करके इसका प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? चलिए, तो ये कुप्फड़ सेल ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक टाइप ऑफ फैगोसाइट सेल्स हैं जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके, या आरबीसी का जो हीम पार्ट होता है ना, या हीमोग्लोबिन, उसको ब्रेक डाउन करके बाइल पिगमेंट का प्रोडक्शन करती हैं। और बाइल पिगमेंट कौन कौन से आपके, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ओके। नेक्स्ट, तो जनरली ये आपकी
हेपेटिक लोब्यूल्स की जो हिस्टोलॉजी है वो कंप्लीट है, या लिवर की जो हिस्टोलॉजी है वो कंप्लीट है। ओके, तो ये सेंट्रल वेल है, ये हेपेटोसाइट्स है, ये पोर्टल है ना। चलिए साइनोसोड इसको लिख देता हूँ, साइनोसोड, ये गिल्सन्स कैप्सूल है। तो आपके लिए 5 मिनट का टाइम है, आप इस डायग्राम को यहीं पे ड्रॉ कर लेना, कलरफुल से यहीं पे ड्रॉ कीजिए, पूरा लेबल करना है इसको ना, और इन नामों को मत लिखना, इसको मैं मिटा दूं चाहे तो, इनको मैं रफ कर देता हूँ। अब आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए भाई, और आपको इसको समझना है, बना के भी देखना है इसको, ठीक है। चलिए ड्रॉ कीजिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास।
कर लिया का ड्रॉ। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ताकि आपको स्टडी करने में भी इंटरेस्ट आए उसमें। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, लिखना चाहें तो, ये जो आपकी हेपेटोसाइट्स होती है ना, हेपेटोसाइट्स यहाँ पे है ना, तो बिटवीन जो हेपेटोसाइट्स के बिटवीन जो ये कैविटी सी होती है ना, ये कैविटी सी, तो इसको आप ना कैनाल कुलाई और बोलते हैं, कैनाल कुलाई, कैनाल कुलाई, इसको कैनाल कुलाई बोलते हैं बीच वाले पार्ट को ना, इसको लिख लो कैनाल कुलाई ना। Are you done? Okay. Now listen to me again. So this representation complete your all concept about histology of liver. ठीक है, I will revise it again. देखिए, यदि हम हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर की बात करें, डिस्कस करें इसके बारे में, तो हिस्टोलॉजी जो लिवर होता है ना, वो हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है ना, किससे? हेपेटिक लोब्यूल से। तो आप हेपेटिक लोब्यूल्स को लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हेपेटिक लोब्यूल्स पे जिसकी कवरिंग होती है उस कवर को आप गिल्सन्स कैप्सूल्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ द अदर मोस्ट क्वेश्चन, गिल्सन्स कैप्सूल है ना, गिल्सन्स कैप्सूल जो होता है वो हेपेटिक लोब्यूल्स को कवर करता है। नेक्स्ट, इसके सेंटर पार्ट में, इन द सेंटर पार्ट ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स ए सेंट्रल वेन आर प्रेजेंट, तो ये सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है इसके सेंटर वाले पार्ट में। ओके, नेक्स्ट, इसके जो एंगल होते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स के, इन एंगल्स पे या कोर, आप इसको कोर बोल सकते हैं, किनारा बोल सकते हैं, एंगल ना बोले तो आप इसको CORE, कोर मीन्स किनारा होता है ना, पॉइंट बोल सकते हैं, और इसके हेपेटिक लोब्यूल्स के एंड पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो इसके पॉइंट पे या कोर पे या एंगल्स पे कौन होता है? पोर्टल ट्राइड होता है। पोर्टल ट्राइड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हेपेटिक वेन है, बाइल डक्ट है एंड हेपेटिक आर्टरी होती है। तो ये जो तीनों की तीनों ट्यूब हैं वो एक ही स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होती हैं, एक ही नियर होती है ना, ग्रुप में होती हैं, तो हम इसको पोर्टल ट्राइड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी मैनी नंबर ऑफ क्या होती हैं? हेपेटोसाइट्स होती हैं जो रेडियली अरेंज होती हैं।
तो आपको हेपेटोसाइट्स दिखाई दे रही हैं जो कि कैसी हैं, रेडियली अरेंज हैं, हेपेटोसाइट्स रेडियली अरेंज हैं। और हेपेटोसाइट्स में इसके नियर द हेपेटोसाइट्स साइनोसोइड्स आर प्रेजेंट, ये साइनोसोइड्स है। और साइनोसोइड्स की जो बॉल्स होती हैं ना उन पे होती हैं कुप्फर सेल्स, कुप्फर सेल्स। और जो कुप्फर सेल्स होती हैं वो एक टाइप से फैगोसाइट टाइप की सेल्स होती हैं जो आरबीसी का ब्रेक डाउन करती हैं और कन्वर्ट करती हैं उसे बिलीरुबिन एंड बिलीरुबिन में, दे फॉर्म बाइल पिगमेंट, है ना। तो ये अपना रिवाइज था हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर का। ओके, तो आर यू गेटिंग इट? नो डाउट। नेक्स्ट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड हिस्टोलॉजी ऑफ जो लिवर वाला पॉइंट है वो कंप्लीट है। ओके, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ लिवर। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर एंड ये आपकी एक आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं क्या, पैनक्रियाज। ठीक है, तो इनके बारे में पैनक्रियाज और फंक्शन ऑफ लिवर के बारे में अपना पूरा कल का टॉपिक रहेगा ना। क्योंकि यदि मैं आपको फंक्शन ऑफ लिवर करा भी दूंगा ना या नोट डाउन करा दूंगा तो कल मुझे समझाने में उसको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो कल हम टोटली डिटेल से फंक्शन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज जो है अपनी छोटी सी एक ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हालांकि उसका डिस्कस हम चैप्टर नंबर 22 में करेंगे जहाँ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे पैनक्रियाज का। तो कल का जो मोस्ट अपना लेक्चर रहेगा ना उसमें हम फंक्शंस ऑफ लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो फंक्शंस ऑफ लिवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग नॉलेज भी है उस टॉपिक के साथ साथ भाई, है ना। तो कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर के बारे में टोटली स्टडी कर लेनी है। ओके ओके, बाय। इस डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए भाई, डायग्राम भी आप पे ड्रॉ करना आना चाहिए कि कैसे डायग्राम बनाना है। क्योंकि जो थ्योरी है ना आपके नोट्स की इन टॉपिकों की वो बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग है, उनमें कहीं भी कोई डिफरेंट नहीं है। जो पॉइंट है आपके थ्योरी का और उस हर पॉइंट को आप अपने डायग्राम में शो कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। प्रत्येक पॉइंट को आप अपने डायग्राम से कवर कर सकते हैं ना। और नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिए। जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगे 1 सितंबर से, तो मैं सभी जो बच्चे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब का मैं होमवर्क चेक करूंगा भाई ना। नोटबुक में देखूंगा, उनके डायग्राम भी देखूंगा, बहुत शानदार से डायग्राम होने चाहिए। बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम है आपके बहुत शानदार होने चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा डायग्राम नहीं होना चाहिए जो ऐसे ही बना दिया है, ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। ओके, तो कल आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसकी टोटल जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एक तो क्या था, एलिमेंट्री कैनाल भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो हमने एलिमेंट्री कैनाल को देखना था और एक हमने किसको देखना था, बोलिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड को, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने उसके कुछ ऑर्गन्स थे, जैसे सबसे पहले माउथ था, है ना, या बकल कैविटी। तो बकल कैविटी हमने टीथ एंड टंग के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया, ठीक है। उसके बाद अपना फेरिंग्स होता था, फेरिंग्स के बारे में हमने बात कर ली, जिसके 3 पार्ट थे, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो जो अपना लैरिंगोफेरिंग्स होता है वो कॉमन पाथ भी होता था डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 होल थे, एक तो था कौन सा, ग्लोटिस, और एक था गलट। तो उस ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस था, ठीक है। ऐसे कुछ हमने फेरिंग्स में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा एसोफेगस, है ना। तो एसोफेगस देखा, एक फूड पाइप आप जिसको बोलते हैं। और उसके बाद स्टमक देखा, जिसके हमने 4 पार्ट आपको बताए थे। और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं, जैसे पैप्टिक सेल है जिसको आप चीफ सेल, जाइमोजन के नाम से जानते हैं ना, जो आपके लिए पैप्सिनोजन और प्रोरेन का सीक्रेशन करती थी। उसके बाद हमने स्टडी की भाई आपके पास पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल भी होती हैं। और ये पैराइटल और ऑक्जेंटिक आपके लिए क्या फंक्शन करती हैं, बोलिए। आपके लिए ना मोस्टली ये HCl का सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं?
HCl का सीक्रेशन करती हैं, बोलो करती नहीं करती थी ना। HCl का सीक्रेशन कौन करती थी? पैराइटल सेल्स है ना, या ऑक्जेंटिक सेल, और एक आपकी अर्जेंटाफिन सेल थी, सीरोटोनिन वगैरह ना। एक म्यूकस सेल थी, म्यूकोस सेल, जो आपके लिए म्यूकस का सीक्रेशन करती थी। ऐसी बहुत सारी सेल्स हमने अपने स्टमक पढ़ी। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो सेल्स है ना वहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा। अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6.25 मीटर लॉन्ग होती है, उसके 3 पार्ट होते थे, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। डुडेनम 25 सेंटीमीटर का सी शेप ऑर्गन, सी शेप पार्ट था। जेजुनम 2.5 मीटर का पार्ट था, और इलियम आपका 3.5 मीटर का पार्ट था, ठीक है। और फिर हमने उसमें लार्ज इंटेस्टाइन को देखा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, सॉरी जो लास्ट पार्ट होता है जिसको आप इलियम कहते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में ओपन होता है ना, ओपन होता है, तो उस पार्ट को आप इम्पोर्टेंट सीकम के नाम से जानते हैं ना। और जो सीकम पार्ट है ना वहाँ पे सिम्बायोटिक क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं ना। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के का भी प्रोडक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना, विटामिन के का भी प्रोडक्शन करते हैं जो आपके सीकम पार्ट में होते हैं। फिर उसमें कॉलन थे, कॉलन 4 टाइप के होते थे। एक असेंडिंग था ऐसे, एक ट्रांसफ़र, फिर डिसेंडिंग, और फिर सिग्मोइड, ऐसे थे ना। और एक आपका लास्ट पार्ट क्या था? क्या था बोलिए? रेक्टम, ठीक है। रेक्टम था जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे एंड पार्ट होता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये एलिमेंट्री कैनाल था। उसके बाद हमने फिर डाइजेस्टिव, उसमें हिस्टोलॉजी देखी। हिस्टोलॉजी आपको लर्न है ना, जिसमें 4 लेयर होती हैं। आउटर लेयर सीरोसा, नेक्स्ट लेयर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और लास्ट में कौन सी होती थी? म्यूकोसा लेयर। ऐसी लेयर्स के बारे में हमने स्टडी की थी। और वहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो स्टमक होता है ना, स्टमक, उसकी जो मस्कुलरिस है उसमें 3 टाइप मसल्स होती हैं। 3 टाइप होती है ना, कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक सर्कुलर होती है, और एक होती है ऑब्लिक, है ना। और अदर जो है उन सभी में एक्सेप्ट स्टमक, उन सभी में केवल 2 टाइप, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद हमने सब म्यूकोसा में अपनी क्या होती है? सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा है उसमें स्पेशली ब्रूनर्स ग्लैंड होती थी। ऐसे हमने पढ़ा था। फिर उसने हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी के कुछ विशिष्ट पॉइंट थे, जहाँ पे हमने विलाई, माइक्रोविलाई, लेबर क्रिप्स और लेबरकुन, वहाँ पर 3 टाइप सेल्स, पैनिथ सेल्स, है ना, गॉबलेट सेल्स एंड इंटेस्टाइनल सेल, इनके बारे में पढ़ा था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया था, है ना, कि कौन सी ऐसी सेल है जो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम का सीक्रेशन करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैनिथ सेल है वो लाइसोजाइम नाम के एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम का सीक्रेशन करती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट यहाँ से पूछे जाते थे, है ना। तो फिर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात की। ग्लैंड में सबसे पहला हमने देखा था सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपकी सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 पेयर्स होती है ना, कौन कौन सी? फर्स्ट वन पैरोटिड, सेकंड इज सबलिंगुअल, एंड थर्ड सब मैक्सिलरी। तो जो पैरोटिड होती है वो नियर द ईयर्स होती है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होती है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होती है ना पैरोटिड। एक्सटेंशन डक्ट से ओपन होती है अपर सेकंड मोलर पर, है ना। सबलिंगुअल आपकी अंडर द टंग होती है, रेविनस डक्ट से ओपन होती है अंडर द टंग ही। और आपकी तीसरी कौन सी है? सब मैक्सिलरी, जो एंगल ऑफ जॉ प्रेजेंट होती है, और इम्पॉर्टेंट वार्टन डक्ट से ओपन होती है आपके क्या बोलते हैं इनको? लोअर इंसीजर टीथ के पास। ओके, तो ये अब रिवाइज भी हो गया छोटा सा, ठीक है। ये आप ही पढ़ ही रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। वी मीट टुमारो एंड द टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लिवर। ओके।